Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Raymond views on tragedy and tradition. कि रेमंड के ट्रेजेडी और ट्रेडिशन के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसने अपने ऐसे ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में जो मॉडर्न ट्रेजेडी उसकी बुक है उसमें क्या क्या कहा है। रेमंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोस्ट वार कल्चरल हिस्टोरियन। उसे जो है पोस्ट वार जो कि एक तारीख दान होता है ना वो कहा जाता है, जो कि कल्चर की भी बात करता है, थ्योरिस्ट एंड क्रिटिक्स, और वो जो कि थ्योरी पे भी बात करता है और एक क्रिटिक भी है। इन हिज ऐसे ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, Raymond Williams amplifies the meaning of tragedy and digs deep into the meaning of tragedy and gives his view about different forms of tragedy throughout the history. फिर क्या किया है रेमंड विलियम ने कि उसने ट्रेजेडी के मायने बताए हैं, उसकी गहराई में गया है और डिफरेंट एजेस में जो ट्रेजेडी के मायने आते रहे हैं या उसकी डेफिनेशन चलती रही हैं, वन बाय वन करके उसने उन सबको डिस्कस किया है हिस्ट्री के बारे में जो डेफिनेशंस थी। इन द ओपनिंग ऑफ द एसे that the word tragedy has come to us from a long tradition। तो वो स्टार्ट में तो ये कहता है कि ये जो ट्रेजेडी का वर्ड है ना ये हमारे पास बहुत जो है ना कदीम ज़माने से चलता आ रहा है हमारे साथ। क्लासिकल ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम द प्लेज डेट वर रिटन ग्रीक प्लेराइट वेयर मोर और लेस 300 इन नंबर्स। अब क्या है कि रेमंड विलियम कहता है वो प्लेस जो कि ईरान के यानी ग्रीक प्ले राइटर्स ने, ग्रीक ड्रामाटिस्ट ने लिखे थे, वो तादाद में जो है ना वो तकरीबन लगभग जो है वो 300 के करीब हैं। ओनली 8 to 10 सर्वाइव्ड, 8 to 10 आएगा, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। 8 to 10 सर्वाइव थ्रू सेंचुरीज एंड दिस प्लेस हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। अब यानी वो 300 थे तकरीबन, लेकिन उनमें से सिर्फ 8-10 जो हैं वो बचे हैं, और ये प्लेस ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव हैं। They are the product of mature Greek culture. These plays have left deep imprints on the tragic drama। कि ये ड्रामास जो हैं वो बहुत कभी भी भूलने वाले नहीं हैं और उनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं ना वो अनफॉरगेटेबल हैं। The Greek culture was a complex of beliefs connected to institution, practices and feelings। अब जो ग्रीक कल्चर होता था ना वहाँ पे लोग जो थे अकायद की और जो है ना अपने उनके जो मजहबी इदारे होते थे उनकी और अपनी फीलिंग्स की जो है और अपने अमाल की जो थे ना बहुत मुख्तात होते थे, वो बहुत उनका पेचीदा निज़ाम था। देयर वाज अ कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ मिथ्स। उनके जहाँ हर चीज़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में होती थी, एक नेटवर्क की फॉर्म में होती थी। द ग्रीक ट्रेजेडी वाज अ कोरल, यहाँ पे ट्रेजेडी वर्ड आएगा। द ग्रीक ट्रेजेडी वाज अ कोरल ट्रेजेडी। कोरल ट्रेजेडी इसमें कहा जाता है, आपने कोरस के बारे में पढ़ा होगा, वो इडिपस रेक्स में भी हमने पढ़ा था कि यानी एक वो पर्सन होता है जो कि स्टेज के ना साइड पे सारी जो है वो कंपेयरिंग कर रहा होता है, सारी जो है हालात के बारे में बता रहा होता है, म्यूज़िक प्ले करता है मौके के हिसाब से। when this unique Greek culture चेंज, जब ये यूनिक जो ग्रीक कल्चर था वो चेंज हुआ, द कोरस वाज विच वाज द क्रुशियल एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामेटिक फॉर्म वाज आल्सो डिस्करेज्ड विद इट। तो जब ग्रीक कल्चर चेंज हुआ, ट्रेजेडीज़ का जो मेथड था वो चेंज हुआ, तो उन्होंने जो कोरस जो होता था ना हर ड्रामा में पहले वो वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया। द यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी वाज आल्सो लॉस्ट। तो असल जो मायने होता था ट्रेजेडी का वो भी खो गया। इन ग्रीक ट्रेजेडी एक्शन टेक्स इट्स मोमेंटम फ्रॉम रूलिंग फैमिलीज हैविंग अ लेजेंडरी पास्ट एंड नोबल स्टैंडिंग बिटवीन गॉड्स एंड इधर गॉडेस आएगा, गॉड्स एंड गॉडेस। अब ग्रीक ट्रेजेडी में जो है ना उसमें ये था कि पहले जो थे वो ये कहा करते थे कि यानी ट्रेजिक हीरो जो है वो किसी नोबल फैमिली से, मतलब किसी हुक्मरान ख़ानदान से बिलोंग करता हो, उसका पास्ट जो है ना वो बहुत ही तारीखी हो, बहुत ही आला हो, और उसकी जो है गॉड और गॉडेस के दरमियान जो है ना पोजीशन हो, बहुत यानी बहुत ही लॉफ्टी पर्सन कोई होना चाहिए। द ट्रेजिक हीरो इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेशन एमिनेंस, मतलब जो भी ट्रेजिक हीरो हो वो किसी बुलंद मुकाम पर कोई बुलंद मुकाम रखता हो। ही इज़ नॉट आइसोलेटेड वन, मतलब वो कोई ऐसा आइसोलेटेड पर्सन हो जिसे कोई जानता ही ना हो, जो तनहा रहता हो, उसका जो है सोसाइटी में कोई स्टेटस होना चाहिए। ही इन्वॉल्व द होल सिस्टम, वो पूरे सिस्टम को जो है इन्वॉल्व करता हो। रेमंड इज ऑफ द व्यू डैट इवन अरिस्टोटल इज कंसर्न विद जेनरिक एक्शन रादर दैन आइसोलेटेड हीरो। तो हमें ये पता चलता है कि रेमंड जो था ना वो इस बात को मानता था कि अरिस्टोटल जो है ना वो पूरे सिस्टम को लेकर चलना चाहता है। उसके नज़र में आइसोलेटेड पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल पर्सन, एक आम आदमी कोई हैसियत नहीं रखता। इसके बाद मेडिवल पीरियड आ गया था। मेडिवल पीरियड की बात कर लेते हैं, वो जो चौसर की एज थी। दिस पीरियड इज़ द लिटिल और नो ट्रेजिक प्लेस।
अब ये इस पीरियड में, इस ज़माने में जो थे ना ट्रेजिक प्लेस नहीं थे लिखे गए। देयर आर टू ग्रुप्स फॉर दिस बिलीफ, इस सॉरी देयर आर टू ग्राउंड्स फॉर दिस बिलीफ, इस अकीदे के लिए जो थे दो सतह कायम कर ली गई थी, दो लेयर्स थी। इधर नंबर 1 या एक कह लें, द ट्रेजिडी वाज देन अंडरस्टूड एज नरेटिव रादर देन अ ड्रामा, कि इस एज में ट्रेजिडी को नरेटिव की फॉर्म में, मतलब एक स्टोरी की फॉर्म में बयान किया जाता था। मतलब हमने जो ड्रामास पढ़े हैं, हमने अपनी आंखों के सामने तो नहीं देखे, हमने अपनी बुक में जब पढ़ा है उनको, तो नरेटिव की फॉर्म में एक स्टोरी सुनाई गई है रादर देन अ ड्रामा। तो इस एज में भी ये था कि जो ड्रामा था वो नरेटिव की फॉर्म में होता था। नंबर 2 है, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल बिलीफ हैड लिटिल प्लेस फॉर जेन्युइनली ट्रेजिक एक्शन, और उनके जो मेडिवल अकायद थे, उस ज़माने के जो लोगों के जो बिलीव्स थे, उनमें जो थी ट्रेजिक एक्शन के लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी। बट दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ट्रू, लेकिन इसको सच नहीं माना जा सकता। द मेडिवल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी कैन बी ट्रेस्ड इन द मॉन्क्स टेल बाय चौसर, वेयर ही डिक्लेयर्स द फॉल ऑफ हाई डिग्री मैन इनटू मिजरी। अब क्या है कि हम इस बात को सच तो नहीं मान सकते कि जो मेडिवल कॉन्सेप्ट है ना ट्रेजिडी का, उसमें वो हमें ग्लिम्स नज़र आते हैं। हमने जब वो जुफ्री चौसर की दी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ी थी, उसमें जो मॉन्क्स टेल थी, वो वाली जो ट्रेजिडी थी ना, उस तरह की ट्रेजिडी उस एज में हुआ करती थी। वेयर ही डिक्लेयर्स द फॉल ऑफ हाई डिग्री मैन इनटू मिजरी, जहाँ पे उसने हमें बताया था कि एक आदमी है जिसको, जो कि बहुत हाई एमिनेंट पोजीशन रखता है सोसाइटी में, और उसके साथ जो है एडवर्सिटी हो जाती है, कोई बुरा जो है ना हादसा हो जाता है। इसके बाद रेनाइसा एज थी। रेनाइसा एज उस एज को कहा जाता है जिसमें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट थी, बहुत ज़्यादा हवस थी, नॉलेज की, वेल्थ की, पावर की। इन दिस पीरियड देयर बिगेन द मॉडर्न एज, इसी पीरियड के साथ जो है मॉडर्न एज का आगाज़ हो जाता है, विच सॉ द कमिंग ऑफ अ न्यू मर्चेंट क्लास, जिसमें जो थी एक नई ताजिर क्लास जो थी ना वो आती हुई नज़र आ रही थी। इट वाज अ न्यू सोशल फोर्स दिस टाइम टू अंडरमाइन द सोशल सिस्टम बेस्ड अपॉन द फ्यूडल। अब इस सिस्टम में आके जो था ना, सारा जो निज़ाम था ना वो जागीरदाराना होने जा रहा था। मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीनी होती थी, जो जागीरदार होता था, जिसके पास ज़्यादा पावर होती थी, उसी का सिक्का चलता था। इन रेनाइसा पीरियड द आइडिया ऑफ ट्रेजिडी सीज टू बी मेटाफिजिकल, इस एज में जो ट्रेजिडी के मायने थे ना वो मेटाफिजिकल हो गए थे। मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इंसान के समझ से बाहर हो जाना। दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट कम्प्लीट अनटिल, ये अनटिल वर्ड है, द न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स ऑफ द 17th सेंचुरी, कि यानी ये जो पीरियड था उस वक्त तक चलता रहा था जब तक न्यू क्लासिकल पीरियड स्टार्ट नहीं हो गया था। न्यू क्लासिकल जो ज़माना है वो नहीं था आ गया 17th सेंचुरी का। इसके बाद न्यू क्लासिकल पे आ जाते हैं। इन न्यू क्लासिकल पीरियड इट सीम्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी मेंटेन्ड इट्स ट्रेडिशन। अब इस पीरियड में आके जो था ना ये पता चला था कि जो ट्रेजिडी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अभी भी कायम है, वो अभी भी जो है ना अपनी जगह पे हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू इन द फेस ऑफ फैक्ट्स, बेशक ये बात सच नहीं है। इन दिस पीरियड द न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जाल्टेड रैंक इन ट्रेजिडी अगेन अपीयर्स एज कॉन्टीन्यूटी फ्रॉम द पास्ट। लेकिन इस एज में भी जो ट्रेजिडी के मीनिंग चल रहे थे, जो ट्रेजिडी का मतलब चल रहा था, ट्रेजिडी की अहमियत चल रही थी, वो अपने पास्ट से ही मतलब रिलेट करती थी। मतलब पास्ट में क्या था कि यानी जो ट्रेजिक हीरो है वो कॉन्स्पिशियस पर्सन हो। सेकेंडली सोशली दिस इज़ एन अरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट रादर दैन फ्यूडल, मतलब यहाँ पे जो था ना हमने नायसा में पढ़ा है कि वहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न एज में, न्यू क्लासिकल एज में जो था अरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट चलता था कि जो जितना ज़्यादा अमीर होता है वो उसके परेशानी को, उसके मसले को, उसके दुख दर्द को, उसकी ट्रेजिडी को उतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इसके बाद आता है लीजिंग एंटर द ट्रेडिशन। अब लीजिंग का क्या जो है कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन के बारे में। लीजिंग्स मेजर कंट्रीब्यूशन इज द थ्योरेटिकल रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिज्म, डिफेंस ऑफ शेक्सपियर एंड एन एडवोकेसी ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेजिडी। अब लीजिंग ने आके क्या किया जी, उसने आके ये कहा कि जो है ना, उसने सबसे पहले तो जो न्यू क्लासिज्म की जो ट्रेजिडी थी ना, कि जिसमें अरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो था वो प्रेफरेंस दी जाती थी, उनके ट्रेजिडी को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, उस कॉन्सेप्ट को जो था ना उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने शेक्सपियर के जो कॉन्सेप्ट थे, शेक्सपियर के जो व्यूज़ थे, उनका दिफा किया। और ट्रेडिशनल ट्रेजिडी मतलब जो पहले ट्रेजिडी की डेफिनेशन थी रेनाइसा पीरियड से, न्यू क्लासिकल पीरियड से, उसने कहा कि वही वाली ट्रेजिडी ठीक है। लेजिंग डिक्लेयर्स दैट द रियल इनहेरिटर ऑफ द ग्रीक वाज शेक्सपियर। अब वो कहता है कि यानी जो असल इनहेरिटर है, असल जो वारिस है ना ग्रीक ट्रेजिडी का, वो शेक्सपियर था। बट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम, लेजिंग इज पार्टली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट एज द New classicism is an aristocratic version of the Greek tragedy where Shakespeare is the inheritor of Greek.
अब क्या है कि वो जब रेमंड ने अब उसकी बात सुनी ना लेजिंग की, उसने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो लेकिन तुम 100% ठीक नहीं कह रहे, तुम आधी बात ठीक है, तुम्हारी आधी गलत है, मतलब तुम 50% ट्रू कह रहे हो। कि वो कहता है कि चलो ये बात तो तुम्हारी मान लेते हैं कि जो है ना न्यू क्लासिज्म की जो थ्योरी थी ना वो अरिस्टोक्रेटिक वर्जन था, कि वो उसने वो जो थे ना अरिस्टोक्रेटिक यानी अमीर क्लास को, इलीट क्लास को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। लेकिन वो कहता है कि तुम ये कैसे कह रहे हो कि जो शेक्सपियर जो है ना, ये जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो उससे बिलोंग करती है, जबकि शेक्सपियर जो है वो जो ग्रीक से तो बिलोंग नहीं करता, मतलब उस पीरियड से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है, तब तो वो था ही नहीं। तो तुम लोग कैसे कह रहे हो कि जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो शेक्सपियर के साथ आई थी। Raymond thinks that Lessing has tried to roll both Greek and Elizabeth tragedy into one, but these two tragedies are quite different. वो रेमंड कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लेजिंग है ना उसने ग्रीक ट्रेजेडी को और एलिजाबेथ ट्रेजेडी को जो है ना इकट्ठा करने की कोशिश की है, ग्रीक पीरियड को और एलिजाबेथन पीरियड को जो है ना उसने एक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो दोनों अलग पीरियड थे, उनकी ट्रेजेडीज भी दोनों अलग थी। लेजिंग फेल्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डिफरेंसेस। वो कहते हैं कि जो लेजिंग है ना वो ये सारी बातें समझ नहीं पा रहा, उसको ये सारी चीज़ें जो है ना उनके दरमियान जो फ़र्क है ना वो समझ नहीं आ रहा। इसके बाद आ जाती है सेकुलर ट्रेजिडी। सेकुलर ट्रेजिडी कहा जाता है जो कि गैर मजहबी। In secular tragedy, there is great need to examine the complicated and contradictory emergence of new and moral metaphysical ideas. अब इस एज में जो थे अखलाकियात पे बात की गई, मेटाफिज़िकल आपको पता है कि जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होते हैं, उससे परे होते हैं। ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू मॉरल व्यूज़ इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल स्कीम। अब इस एज में ये कहा जाता था जो ट्रेजिडी होती है ना वो किसी भी इंसान की मॉरल स्कीम की रिप्रेजेंटेशन को करती है, कि उसके जो अखलाकियात होते हैं ना उस पर डिपेंड करती है। दिस ट्रेजिडी स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ पोइटिक जस्टिस। इस एज में जो था पोइटिक जस्टिस पे जो था वो बहुत जोर डाला गया। ट्रेजिडी इज इन दिस व्यू शोज सफरिंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ virtue। इस एज में आके जो है ना ये कहा जाता था ट्रेजिडी जो होती है ना वो किसी भी इंसान के अपने अमाल का नतीजा होती है। वो अच्छे अमाल करता है तो उसके साथ कोई अच्छा वाक़या होता है, अगर कोई बुरे अमाल करता है तो उसको ज़िंदगी में उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ता है, और आखिर में तो उसने भुगतना ही भुगतना है। तो इसलिए जो है इस एज में ये इस चीज़ पे जो था कॉन्सेप्ट ये रखा गया कि जो इंसान के अपने अमाल होते हैं वो ट्रेजिडी की वजह बनते हैं। पहले ट्रेजिडी विच फेल्स टू ऑब्जर्व इट मस्ट बी री रिटन। फिर वो कहते थे अगर कोई ट्रेजिडी जो है वो उसका अच्छे से समझ ना आ सके या उसको ऑब्जर्व ना किया जा सके तो उसको दोबारा लिखा जाना चाहिए। बट रेमंड थिंक्स दैट अनएक्सप्लेन्ड एंड इरेशनल सफरिंग इन द रियल वर्ल्ड इवेंचुअली ओवरथ्रू हिज वर्जन ऑफ पोएटिक जस्टिस। ये लाइन स्किप कर देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, हीगल एंड हेगेलियन। हीगल इज़ अ ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। ये जर्मन का फिलोसोफर था बहुत बड़ा। तो ही डिड नॉट रिजेक्ट द मॉरल स्कीम ऑफ पोइटिक जस्टिस। इसने जो था जो कि सेकुलर एज में ये बात हुई थी वो पोइटिक जस्टिस के बारे में और मॉरल स्कीम के बारे में, उसको रिजेक्ट नहीं किया। येट ही डिस्क्राइब्स इट एज अ जॉय ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी। बल्कि वो बताता है कि यानी इंसान के जितने अखलाकियात होते हैं ना उतनी उसकी लाइफ जो है कितनी प्लेयरफुल होती है। ही बिलीव्स दैट द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ट्रेजिडी इज़ नॉट सफरिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेजिडी इज़ नॉट सफरिंग बट इट्स कॉज। वो ये कहता था कि यानी अहम चीज़ ये नहीं होती कि ट्रेजिडी जो है वो क्या हुई है, क्या हादसा हुआ है, बल्कि वो कहते हैं इसकी वजह जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। मोर ओवर मेयर पेटी एंड फियर और नॉट ट्रेजिक। जैसा कि क्लासिकल ट्रेजिडी में, ग्रीक ट्रेजिडी में और अरिस्टोटल की ट्रेजिडी में कहा जाता है कि ट्रेजिडी का मकसद ये होता है कि वो पिटी एंड फियर पैदा करे, होप और तरस पैदा करे। इन ट्रेजिडी इन द सफरिंग ऑन द एक्टिव कैरेक्टर्स और इंटायरली द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर ओन एक्ट। हमें पता है कि ट्रेजिडी जो है किसी भी करेक्टर के अपने अमाल की वजह से होती है। दी सफरिंग्स आर नॉट बिकॉज ऑफ एनी चांस एज सच एज इलनेस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डेथ एसेट्रा। मतलब वो कहते हैं कि ऐसी जो ट्रेजिडीज़ जो कि किसी बीमारी की वजह से हो जाए, बाई चांस हो जाए, किसी जायदाद के खोने की वजह से या मौत की वजह से हो जाए, वो ट्रेजिडी नहीं होती। ट्रेजिडी वो होती है जो कि इंसान किसी के साथ गलत किया हो और वो उसको ज़िंदगी में ही जो है ना हम उसके साथ वैसा गलत होता देखें। विलियम ट्रांसफॉर्म्स हीगल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म। अब विलियम जो है अपनी ट्रेजिडी को मार्क्सिज्म के बारे में मैं डिटेल में जो है ना आपको पहले बता चुकी हूँ रेमंड विलियम को स्टार्ट करने से पहले। तो विलियम जो है वो हीगल की जो थ्योरी थी उसको मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। विलियम कंक्लूड्स द ऐसे ट्रेडिशन एंड ट्रेजिडी गिव्स अस a solid glimpse of tradition. Every age has its own meaning of tragedy. No one is same one with another in any age. ये हर ज़माने में हर वक्त में जो है ट्रेजिडी के मतलब ट्रेजिडी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। किसी भी ज़माने की जो ट्रेजिडी के मीनिंग है वो नेक्स्ट एज में रिपीट नहीं होते, क्योंकि हर जब न्यू जनरेशन आती है, न्यू एज आती है, तो फिर हर चीज़ जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है।